नमस्कार। हाल ही में 22 अप्रैल को श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले से पूरा देश सहम सा गया है और इसी परिप्रेक्ष्य में कई बिंदुओं पे चर्चा होने लगी है। वर्तमान में पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह शिमला समझौते को रद्द करता है, शिमला समझौते को नहीं मानता है। एक सिविल एस्पायरेंट होने के नाते हमारे लिए शिमला समझौता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं कि क्या था शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच किन बिंदुओं को लेकर सहमति बनी थी। तो आइए शुरुआत करते हैं, शिमला समझौता के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं क्या है शिमला समझौता। शिमला समझौता की जो पृष्ठभूमि है वो 1971 में रखी गई, पर हिस्टोरिकल पॉइंट से एंड हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से शिमला समझौता 1972 में हुआ। तो यहाँ पर दो बातें याद रखने वाली हैं। सबसे पहली बात कि शिमला समझौता का प्रारूप 28 जून 1972 को तैयार हुआ था और उस पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 को हुआ था। तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। आइए आगे हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि ये डेट क्या इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, शिमला समझौता को समझने के लिए, चूँकि मैंने आपको बताया कि शिमला समझौता की शुरुआत शिमला समझौता 1972 में हुआ था, तो हमें इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा 1971 से। शिमला समझौते की पटकथा 1971 में लिखी जा चुकी थी। प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जो है, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था और पाकिस्तान इस पर सदैव अपना अधिकार जमाता रहा और आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिल में ये है कि ये बांग्लादेश हमें मिल जाए। पूर्वी पाकिस्तान में वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता हुए जिनका नाम है मुजीबुर रहमान। वो बंगाल मुक्ति संघर्ष चला रहे थे और वो चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा है वह अलग हो जाए और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बने। वह पाकिस्तान की नीतियों से खुश नहीं थे। और चूँकि आप जब भारत देश का मैप देखते हैं, तो जब आप भारत देश का मैप देखते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पर इस तरफ पाकिस्तान पड़ता है और इस तरफ बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश ये चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों रहें, हम अपना एक अलग राज्य बनाएं, अपना एक अलग राष्ट्र बनाएं और हम पाकिस्तान की नीतियों को अपने यहाँ क्यों फॉलो करें। तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश मुक्त संघर्ष में भारत की अहम भूमिका थी और बांग्लादेश का निर्माण ही भारत के कारण हुआ है। आइए इसे हम समझते हैं। बांग्लादेश में आंतरिक कलह चल रहा था। बांग्लादेश अंतर्द्वंद से जूझ रहा था और वह चाहता था कि पाकिस्तान से अपने आप को अलग कर ले। चूँकि बांग्लादेश एक छोटा राष्ट्र था और उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह पाकिस्तान से पूर्ण रूपेण अलग हो सके, पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, इसलिए बांग्लादेश में अंतर्द्वंद जूझ रहा था। बांग्लादेश में कई ऐसे नागरिक थे वहाँ के जो इंटरनली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे और रह बांग्लादेश में रहे थे। बांग्लादेश अपने लोगों से भी लड़ रहा था और बांग्लादेश पाकिस्तान के लोगों से भी लड़ रहा था। इस प्रकार से बांग्लादेश में बहुत सारी अव्यवस्था फैल गई थी 1971 में, डेट याद रखने की ज़रूरत है। और बांग्लादेश में चूँकि भारत के बहुत नज़दीक है बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा भारत से लगी हुई है, जिसके कारण तमाम ऐसे घुसपैठिए थे जो बांग्लादेश में चल रही मार-काट के बीच हमारे हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और उनके पीछे कारण ये था कि पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, पाकिस्तान हमें तकलीफ दे रहा है, पाकिस्तान की नीतियों की वजह से हम इंडिया के में शरण लेना चाहते हैं। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी ने उदारता दिखाते हुए कई शरणार्थी शिविर लगाए, कई कैंप लगाए। बांग्लादेश में चल रही मारकाट के बीच भारत ने शरणार्थियों की मदद की, राहत कैंप लगाए तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इंदिरा गांधी ने अपील भी की कि आप इस ओर ध्यान दें। बांग्लादेश में जो ये मारकाट चल रही है इसकी वजह से बांग्लादेशी हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो आज तक प्रक्रिया जारी ही है। तो बांग्लादेशी हमारे देश में घुसने की प्रक्रिया कर रहे हैं, घुसने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे देश में इतना संसाधन नहीं है कि हम अपने देश में अनैतिक रूप से किसी और को क्यों घुसने दें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, ध्यान रहे पूर्वी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश कहा जाता है,
तो पूर्वी पाकिस्तान के मुक्त संघर्ष के लिए इंदिरा गांधी ने घोषणा करी कि हम अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी ने ये घोषणा इसलिए करी थी क्योंकि इंदिरा गांधी को ये लगता था कि अगर हम पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के मुक्त संघर्ष में सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके शरणार्थियों को अपने यहाँ पनाह देते रहेंगे तो हमारे देश की, चूंकि वैसे ही पॉपुलेशन ज़्यादा है और लोग हमारे यहाँ लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, इंदिरा गांधी ने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम शरणार्थियों को अपने यहाँ ले, इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करें। वो पाकिस्तान जो पश्चिम साइड है, जो आज का पाकिस्तान है, वह पाकिस्तान जो बांग्लादेश के लोगों को परेशान कर रहा है, उस पाकिस्तान के खिलाफ हम युद्ध करें और बांग्लादेश को मुक्त कराएं। और बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, जो हमारी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हें अपने यहाँ न रखने के बजाय, भारत देश में न लाने के बजाय उन्हें बांग्लादेश में ही स्थापित कर दें। वो बांग्लादेश में अपनी ज़मीन, अपनी धरती पर ही रहें। देखा जाए तो बहुत अच्छा निर्णय था, क्योंकि हमारा देश वैसे ही ओवर पॉपुलेशन की समस्या से तब से लेकर आज तक जूझ रहा है, आगे भी जूझता रहेगा शायद। तो इंदिरा गांधी का निर्णय सही था। इंदिरा गांधी ने सोचा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करते हैं और इन सारे लोगों को वहीं पर स्थापित कर देते हैं, ताकि हमें बांग्लादेश के शिविर कैंप, जो राहत शरणार्थी कैंप चला रहे हैं, वो भी हमें बंद कर देंगे हम, और इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। खैर, और इसी बात के मद्देनजर 28 अप्रैल 1971 को, आपको ये डेट ध्यान रखने की जरूरत है, 28 अप्रैल 1971 को भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ, उस समय हमारे यहाँ के सेनाध्यक्ष थे सैम मानेकशॉ को 28 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी जी ने आदेश दिया कि आप बंगाल के मुक्त संघर्ष जो है उसमें शिरकत करिए और वहां के लोगों को राहत दिलाइए पाकिस्तान के अत्याचारों से, जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है। सैम मानेकशॉ उस समय भारतीय सेनाध्यक्ष थे। इंदिरा गांधी की बातें जब उन्हें पता चली कि हमें बांग्लादेश को सपोर्ट करना है, तो सैम मानेकशॉ ने असमर्थता जताई। सैम मानेकशॉ ने अपने कई आर्टिकल्स लिखे जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि सैम मानेकशॉ ने उस समय इस्तीफा भी दे दिया था, त्यागपत्र इंदिरा गांधी जी को दे दिया था कि हम ये युद्ध नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं से अगर इंदिरा गांधी जी आपको ये लगता है कि यह मेरी कायरता है तो मैं अपना त्यागपत्र देता हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी जी को सैम मानेकशॉ की बातों पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि सैम मानेकशॉ ने यह भी कहा कि मैं युद्ध किन्हीं कारणों की वजह से नहीं करना चाह रहा हूँ, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं तो हमारी सेना में इतना बल है, हमारी सेना में इतनी ताकत है, साहस है, हमारी सेना में इतने संसाधन हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर देंगे। इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ की इन बातों से प्रभावित हुई। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्यों युद्ध करना नहीं चाहते थे। तब सैम मानेकशॉ ने 2 कारणों से असमर्थता जताई थी। सैम मानेकशॉ का कहना था कि उसी समय बंगाल में मानसून आने वाला था। मैंने आपको बताया 28 अप्रैल की ये बात है, और अप्रैल, मई, जून के टाइम ही बांग्लादेश में मानसून आता है, जैसा आज भी वैसी ही स्थितियां हैं। तो मानसून के आगमन का समय था और हिंदुस्तानी जो सेना थी उसके टैंकों की मरम्मत चल रही थी। आज की तुलना में तब टैंकों की संख्या लिमिटेड थी और उनकी मरम्मत चल रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तब इतनी एडवांस्ड नहीं थी, इतनी मशीन एडवांस नहीं थी। तब टैंक की मरम्मत में काफ़ी समय लगता था और टैंक भी थोड़ा पुराने वर्जन के थे, लेकिन काफ़ी मात्रा में थे। तो सैम मानेकशॉ ने जब ये 2 कारण बताए कि बंगाल में मानसून का आगमन होने वाला है और टैंकों की मरम्मत चल रही है, तो इंदिरा गांधी जी मान गई। और इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, अभी हम इस प्रस्ताव को टाल देते हैं, लेकिन हम बांग्लादेश की मदद करेंगे, और आप इसके लिए एक डेट निर्धारित कर लो कि किस डेट से हम बांग्लादेश की तरफ हमारी सेनाएं कूच करेंगी और किस डेट को हम ये बांग्लादेश के मुक्त संघर्ष में पूरी तरह शामिल हो जाएंगे। यह सुनकर सैम मानेकशॉ ने कहा ठीक है मैडम, एक डेट हम कोई तय करते हैं, और इस बात पे इस दोनों लोगों की इस बात पर सहमति बनी। अब देखिए, ये सारी बातें जब पब्लिक में आने लगी तो पाकिस्तान में विरोध चरम पर पहुंचने लगा, और पाकिस्तान में गाड़ियों के पीछे क्रश इंडिया जैसे लोगों का इस्तेमाल होने लगा। क्रश इंडिया मतलब भारत को कुचल दो। ऐसे बहुत सारे भारत विरोधी नारे पाकिस्तान में गूंजने लगे। पाकिस्तान में ऐसी अफवाह उड़ा दी गई कि इंडिया जो है वह बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में विरोध चरम पर पहुंचने लगा। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में सेना का दखल हमेशा रहा है। पाकिस्तान को लगभग 76 वर्ष आज़ाद हुए हो गए हैं, और उन 76 वर्षों में से 30 वर्ष करीब सेना का ही शासन रहा है।
और पाकिस्तान में इन 30 वर्षों में मतलब जो 30 वर्ष लगभग सेना का शासन रहा है, बताना ये चाहता हूँ कि इन जिस प्रकार से सेना हमेशा वहाँ हावी रही है, तो सेना ने ऐसी अफवाह फैला दी कि इंडिया हमारा बहुत विरोधी है और वो बंगाल की मदद कर रहा है और हमारे खिलाफ जा रहा है। अब पाकिस्तान में जब इस तरीके की इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, तो पाकिस्तान ने कहा कि अब हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। यानी पाकिस्तान अपना सारा ध्यान बांग्लादेश से हटा के इंडिया की तरफ ले आया। बांग्लादेश एक छोटा कंट्री था और पाकिस्तान इंडिया की तरफ चल पड़ा कि अब हम इंडिया को निस्ते-नाबूद कर देंगे। बस इसी जगह पाकिस्तान ने गलती कर दी। खैर, इंडिया तक ये खबरें पहुंची, पर इंडिया में उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी ने इस बात को बहुत ही लाइटली लिया। उन्हें लगा कि अरे बेवकूफ़ आदमी, पाकिस्तान क्या ये हमारे खिलाफ करेगा। लेकिन खैर, उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने बीत गए। अप्रैल की ये घटना थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आ गया दिसंबर। यानी कि करीब 8 महीने इस बात को बीत चुके थे। 8 महीने तक पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन जारी था और 9 महीने बाद 3 दिसंबर 5:40 शाम को, 3 दिसंबर का वह समय था। 3 दिसंबर 1971, डेट जरूर ध्यान रखिए, 3 दिसंबर 1971 शाम 5:40 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पाक सीमा से 300 मील, लगभग 400 किलोमीटर दूर पहले ही बसे आगरा शहर सहित उत्तरी पश्चिमी भारत के 11 वायुसेना बेस पर हमला कर दिया। आप सभी ने फिल्म देखी होगी बॉर्डर, और उसमें लोंगेवाला पोस्ट थी जहां पर रात में वायुसेना ने अटैक कर दिया था पाकिस्तान की और हमारे बेस को उड़ा दिया था। तो वहां पर वो मैं बात उसी फिल्म से रिलेटेड ही कर रहा हूँ। वो एक सत्य घटना पर बनी फिल्म थी जिसमें 3 दिसंबर शाम को 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पाक सीमा से 300 मील यानी 400 किलोमीटर दूर बसे आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत के 11 वायुसेना बेस पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन चंगेज नाम दिया। अब इंडिया तो उस वक्त साइलेंट था। इंडिया को लगा कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान की इतनी जुर्रत। और उसी वक्त इंदिरा गांधी ने कहा कि चूंकि पाकिस्तान ने बिना बताए, बिना कुछ हिंट के या बिना किसी वजह के, कोई वजह नहीं थी, पाकिस्तान का हम विरोध नहीं कर रहे थे, कोई वजह नहीं थी, उन्होंने हमारे 11 वायुसेना बेस को उड़ा दिया है। इसलिए उनके इस हरकत को हम भारत पर युद्ध समझेंगे और इसलिए भारत पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा करता है। और इंदिरा गांधी ने शाम को ही रेडियो पर ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत पाकिस्तान पर युद्ध करेगा, पाकिस्तान से लड़ेगा युद्ध। अब देखिए, जब रात में हमला हुआ था, आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत के 11 वायुसेना बेस पर हमला किया था। ताजमहल वहां से नजदीक था, क्योंकि आगरा में ताजमहल है। ताजमहल उस बेस से नजदीक था, तो हमारे यहाँ ताजमहल को घास फूस, पत्तियां व गंदे कपड़ों से ढका गया। चूंकि ताजमहल बहुत बड़ा था, तो घास फूस, पेड़ पौधे, पत्तियां इतनी तो आसानी से सब उपलब्ध नहीं हो पाए रातों रात, तो कपड़ों से ढका गया। गंदे पुराने कपड़े, मैले कुचैले सब लाके डाले गए ताजमहल के ऊपर, क्योंकि ताजमहल रात की रोशनी में और जगमगाता है, तो उसे छुपाया गया कि कहीं ये लोग ऊपर से ताजमहल को ना उड़ा दें। खैर, इंदिरा गांधी ने इसे भारत पर हमला माना व उसी शाम को तीनों सेनाओं को युद्ध का आदेश दे दिया। अब देखिए, जब युद्ध का आदेश दिया तो हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना एक्टिव हो गई। और उस समय पाकिस्तान की नेवी जो थी वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। उसके पास जितने भी वेपन्स थे, जितनी भी सबमरीन्स थी, जितने भी युद्धपोत थे, वो बहुत ही नाम मात्र के थे इंडिया के मुकाबले। हालांकि आज भी वैसा ही है। तो इंडिया ने तय किया कि हम सबसे पहला हमला पाकिस्तान की नौसेना पर करेंगे। और पाकिस्तान की नौसेना चूंकि बहुत कमजोर थी, तो भारत ने पहला हमला ऑपरेशन त्रिशूल के तहत, इंडिया ने एक ऑपरेशन नाम दिया उसे ऑपरेशन त्रिशूल, और उसके तहत कराची के बंदरगाह पर 4-5 दिसंबर की रात को, मैंने आपको बताया कि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमला किया था, और उसके अगले दिन 4 की जब रात हुई और 5 की सुबह होने वाली थी, मध्य रात्रि का समय था, लगभग 11-12 से 1 के बीच का समय था, और उसी समय इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को निस्ते-नाबूद कर दिया। उनके सारे युद्धपोत सब कुछ उड़ा दिया, बहुत सा नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान बौखला गया। अब पाकिस्तान को लगा कि इंडिया ने वास्तव में हमला कर दिया और इंडिया सिंसियर है। खैर, चूंकि यह घटना 4-5 दिसंबर की थी, तो 4-5 दिसंबर की रात को जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान
सोचने लगा कि अब क्या होगा, इसके लिए तैयारियां करने लगा, बहुत सारी बातें उठने लगी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बातें उठने लगी और लगा कि बस इंडिया ने ये जवाबी कार्रवाई करी है। लेकिन 4-5 के बाद 4 दिन 3 दिन और बीते थे, 5 के बाद 6, 7, 8 और 9 दिसंबर की रात को एक बार फिर से कराची पर इंडिया ने हमला कर दिया और इस बार इसे ऑपरेशन पाइथन नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवी ने 2 बार हमला किया था। पहली बार कराची एयरपोर्ट पर हमला किया, कराची पोर्ट पे हमला किया था इंडियन नेवी ने और उसे ऑपरेशन त्रिशूल नाम दिया था और दोबारा हमला किया था 3 दिन बाद 8-9 दिसंबर को कराची पर हमला किया था और इसे ऑपरेशन पाइथन नाम दिया था। अब देखिए 4-5 दिसंबर और 8-9 दिसंबर 1971 में जब इंडिया ने कराची पे हमला किया और कराची को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया, तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो अभी ये समझ गई कि अब इंडिया पूरी तरीके से हम पर हमला करने के लिए तैयार है और इंडिया ने भी तय कर लिया था कि अब तो हम पूरी तरह बदला लेंगे और पाकिस्तान को भी सबक सिखाएंगे। इसी क्रम में भारत ने पूर्व की तरफ, पूर्व यानी बांग्लादेश की तरफ, और चूंकि भारत को 2 मोर्चों पे उस समय युद्ध करना था, एक बांग्लादेश की तरफ और एक पाकिस्तान की तरफ। बांग्लादेश पूर्व की तरफ था और पाकिस्तान पश्चिम की तरफ, जैसा कि आज भी है। तो भारत ने पूर्व की तरफ 1978 उड़ानें भरी और पश्चिम पाकिस्तान की तरफ 4000 उड़ानें भरी। और देखिए इनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास उस समय भी 1978 उड़ानें जब हमारे इंडिया से बांग्लादेश की तरफ चली तो मुकाबला करने के केवल 800-900 उनके पास ऐसे कैपेसिटी थी कि वो 1978 उड़ानों का मुकाबला करने के लिए उनके पास जो प्लेन थे वो केवल 800-900 ही थे और 4000 उड़ानें पाकिस्तान की तरफ जो अटैक कर रहे थे, हमारी इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जो 4000 उड़ानें भरी जा रही थी, उनका मुकाबला करने के लिए केवल 1900 कुछ एयरपोर्ट प्लेन्स उनके पास थे। अब देखिए इस युद्ध में कभी भी किसी मुल्क का फायदा नहीं हुआ है, वह कोई भी देश हो। युद्ध का हमेशा अंत इंसानियत की मृत्यु से होता है। जब भी युद्ध होते हैं तो इंसानियत मरती है। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक स्थिति आज जरूर ऐसी जाती है जब युद्ध ही अंतिम विकल्प हो। महाभारत में भी कहा गया है कि युद्ध जब अंतिम विकल्प है, जब सारा, जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर बहुत परेशान दिख रहे थे, उन्हें लगा कि हमने इतने अपने भाई मार दिए, 100 से ज़्यादा कौरव मार दिए, लाखों सेना मार दी और हम सिर्फ 5 भाइयों ने राजपाट के लिए ये सब किया, क्या ये सही है, क्या ये उचित है? तो वो भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने कहा कि देखिए, भीष्म पितामह से उन्होंने चर्चा करी, भीष्म पितामह से पूछना चाहा तो भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि युधिष्ठिर तुम निराश ना हो, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले सारे विकल्प तलाशने चाहिए और युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। जब कोई विकल्प न रह जाए तब युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए और युद्ध की जिम्मेदारी हमेशा सामने वाले की होगी। आप युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अगर युद्ध अंतिम विकल्प ही है तो युद्ध की जिम्मेदारी हमेशा सामने वाले की होगी। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर को उन्होंने ढांढस बंधाया। तो इंडिया ने भी तय कर लिया था कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है और इंडिया ने जोर शोर से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के 8000 सैनिक मारे गए, 25,000 घायल हुए। भारत के भी 3000 से अधिक सैनिक शहीद हुए और 12,000 घायल हुए। अब देखिए इस तरीके से युद्ध चल रहा था और 8 दिसंबर के बाद लगभग 9 दिन बाद, 8 से 9 दिन बाद यानी कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया और उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे हमारे इंडिया के जगजीत सिंह अरोड़ा जी। उन्होंने अनाउंसमेंट किया लाउड स्पीकर पे कि अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो वो सरेंडर करें, अदरवाइज हम पूरी तरीके से, पूरी ताकत से हमला करने जा रहे हैं। फिर जो भी होगा उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। उनकी इस घोषणा से पाकिस्तान सहम गया। पाकिस्तान के 90,000 सैनिक ऐसे थे जिन्हें भारत ने बंदी बना लिया था। पाकिस्तान ने तुरंत घोषणा करी, एक तरफा घोषणा करी कि हमें युद्ध नहीं करना है, आपको युद्ध करना है तो करो, हमें युद्ध नहीं करना। पाकिस्तान ने सरेंडर किया और पाकिस्तान के सरेंडर करने के दौरान ही हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी के बीच एक समझौता हुआ कि हम कुछ बातों को लेकर समझौता हुआ
और समझौते के परिणाम ये थे कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ने तय किया कि अब हमारी सेनाएं जो हैं वो पीछे हट जाएंगी, हम युद्ध नहीं करेंगे, बांग्लादेश से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, बांग्लादेश अपना जो भी आपके साथ शामिल हो जाए, इंडिया के साथ शामिल हो जाए या अपना अलग स्टेट बनाए, जो भी जैसा वो चाहे करे, हमें कोई लेना देना नहीं, हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। और इस प्रकार से पाकिस्तान ने बांग्लादेश अंततः जो अपने मुक्त संघर्ष से लड़ रहा था, आंतरिक कलह से जूझ रहा था, बांग्लादेश को आज़ादी मिली और बांग्लादेश आज़ाद हुआ, यानी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ।